राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसे हालात, समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे नाथ। 2023 से पहले कांग्रेस में उठा पटक, क्या कमलनाथ बनेंगे संकट मोचक? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर बनती दिख रही है। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की अटकलों के बीच अशोक गहलोत के समर्थक लामबंद हो गए हैं। करीब 92 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। मुश्किल की इस घड़ी में हाईकमान ने कमलनाथ को दिल्ली तलब किया। तो क्या कमलनाथ कांग्रेस की इस कलह के बीच संकट मोचक की भूमिका में होंगे? क्योंकि एक तरफ जहां कमलनाथ और गहलोत के बीच संबंध अच्छे बताए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में हुए तख्ता पलट से वो सीख लिए बैठे हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस से मची इस खींचतान पर चटखारे ले रही है। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। जैसे जैसे पदयात्रा आगे आती जाएगी, अभी गोवा में डूबी है, उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद निकले थे, उसके पहले कपिल सिब्बल निकले थे, आनंद शर्मा ने इस्तीफा दिया था, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक चले गए। राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे, अद्भुत होगा। इस दुल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। जाहिर है कि बीजेपी इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी। बीजेपी की कोशिश इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस पर फिर से दबाव बनाने की। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कमलनाथ जी ने जब भी हाईकमांड ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, उन्हें सफलतापूर्वक इसको निभाया है। वो संकट मोचक नेता हैं। यहाँ पे जो संकट था वो खरीद फरोख्त का था, और वो एक ऐसे नेता हैं कि उन्होंने कहा कि ये खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखता। और मैं हमेशा कहता हूँ 114 नहीं, इस बार 174 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये खरीद फरोख्त को जवाब होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, डराओ और खरीदो, इसका जवाब 2023 में कमलनाथ जी देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2020 में हुए घटनाक्रम से सबक लेकर बैठी है। ऐसे में वो राजस्थान में वही गलती नहीं दोहराना चाहती, और इससे बचाने में कमलनाथ के अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस, कलह और कमलनाथ। जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई संगठन, कोई भी संस्थान अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसका नाम है क से कलह। अगर आप घर जाते हैं और माफ़ कीजिएगा, भगवान ना करे, घर का वातावरण ठीक नहीं है और श्रीमती जी थोड़े अलग मिजाज की हैं, तो आप यही कहते हो गृह कलेश से परेशान हो। आप किसी संगठन के मुखिया हैं, उस संगठन में नाना प्रकार के लोग मौजूद हैं और आपके कान में आके प्रतिदिन बोले ये शरद जी को ठीक नहीं चल रहा भैया, गड़बड़ कर रहे हैं आजकल। फिर दूसरे प्रकट हुए, उन्होंने कहा शरद जी के बारे में जो बता रहे हैं बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा चल रहा है। तो संस्थान का जो मुखिया है वो ये सोचता है कि यार यहाँ किस तरह के लोग हैं, ये क्या चल रहा है हमारे यहाँ। और कांग्रेस की अगर हम वर्तमान दशा की बात बताइए, जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, यानी इससे बड़ी जिम्मेदारी और ओहदा क्या होगा। लेकिन पीछे का मोह नहीं छूट रहा है। चलिए उनका नहीं छूट रहा है तो युवा जो शहजादे हैं उनका छूट जाए। लेकिन ये तो आप क्या महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग, क्या मांग रहे हैं आप? कुर्सी का मोह छोड़ दें, कमाल है। जिसके लिए हमने पूरी राजनीति की उसका मोह छोड़ दें। लेकिन ये सब बड़ा दुखद है सर। राहुल जी, सोनिया जी और कांग्रेस के वो तमाम जी जो कांग्रेस से बहुत प्यार करते हैं, अशोक गहलोत जी भी करते हैं, कमलनाथ जी भी करते हैं और सचिन पायलट भी करते हैं। लेकिन ये सब सुनकर सब दुखी हैं, किसी के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है कि इतना बड़ा मौका एक आया है, अब ये ऐसे जा रहा है। कमलनाथ एक बार फिर गेम चेंजर जैसी भूमिका में बुलाए गए हैं। माना तो ये भी गया कि अगर क्या अशोक गहलोत जी की जगह उन्हें कोई दायित्व मिल सकता है, लेकिन ऐसी अंदर खाने की खबरें हैं कि उन्होंने साफ इनकार किया है कि वो इस रेस में बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश का जो दायित्व उन्होंने 2018 में संभाला, उसको आगे बढ़ाने की 1 जून 2018 को जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, उसको आगे बढ़ाते हुए आगे जाना चाहते हैं और 2023 के चुनाव में फिर एक बार मजबूती से खड़े होना चाहते हैं। देखते हैं इस पूरे मामले पर हमारी डिबेट आज कैसे और किस तरह से आगे बढ़ती है। वो सवाल देख लीजिए 3 जो इस डिबेट को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे। सवाल नंबर 1, क्या राजस्थान में कलह के बीच कमलनाथ संकट मोचक बनेंगे? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस
हाईकमान राजस्थान में एमपी की गलती नहीं दोहराना चाहती? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में मची खींचतान का फायदा बीजेपी उठाएगी? ये वो सवाल हैं जो जाहिर तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के इर्द-गिर्द हम बातचीत करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एडिटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आशीष अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा नेता बीजेपी के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज जी, इस पूरी भूमिका में कमलनाथ जी के लिए एक और अवसर है। इसके पहले पंजाब भी वो भेजे गए, क्योंकि निश्चित तौर पर वो एक ऐसे नेता हैं जिनके लिए एक शब्द दिमाग में आता है, सर्वमान्य है वो। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, अगर वो भी किसी के साथ बैठना चाहेंगे तो कमलनाथ होंगे। अशोक गहलोत जी अगर किसी के साथ बैठना चाहेंगे तो, और ये रेपुटेशन आप अपने जीवन में बहुत कम लोग हैं जो इस मकाम पे हासिल करते हैं कि सचिन पायलट भी इक्वली रिस्पेक्ट करें, गहलोत जी भी करें, अमरिंदर जी भी करें, नवजोत सिंह सिद्धू भी करें, कि इन परिस्थितियों में जबकि कमलनाथ जी ये साफ कह चुके हैं कि वो रेस से बाहर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं और कमलनाथ जी की भूमिका को देखते हैं? पहला सवाल चूँकि मध्य प्रदेश से जुड़ा है कमलनाथ जी का, इसलिए इसी से जी। देखिए, लगभग ये तो साफ है कि कमलनाथ बिल्कुल भी मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। वो बार बार कह चुके हैं, बल्कि आज भी जब मीडिया के लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इस कोई दौड़ में नहीं हूँ। हाँ, मैं मिलने आया हूँ, लेकिन इस तरफ उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। जहाँ तक बात करें कमलनाथ जी की, तो गांधी परिवार के बड़े नज़दीकी है और संकट मोचक हम भी इसीलिए कह रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने संकट से उभारा है। बात आपने पंजाब की कही, उसके अलावा आप कर्नाटका को भी जोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र को भी जोड़ सकते हैं। तो कई बार जब जब ऐसे मौके आए हैं, और कमलनाथ एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको हर कोई ना तो उनसे सामना कर सकता है, ना कोई मनाही कर सकता है। वो जहां बैठ जाएंगे। जहां मनोज एक सवाल ये भी है कि जी। मान लीजिए स्थितियां पेचीदा और जटिल होती हैं, नहीं सुनवाई होती है, और कई बार ऐसे में मुसीबत ये हो जाती है, जो चुनौती भी मुसीबत बन के ही आती है कि अब कोई नहीं है भैया, और तो आप ही संभालो प्रभु, चाहे दोनों दायित्व तो संभालो, लेकिन इतने भी देखो, पूरा ध्यान दो। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो फिर कमलनाथ जी के लिए ना कहना भी कठिन हो सकता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ना कहना, उनको हाँ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सब दिखाई दे रहा है इसके पीछे कुछ और भी होगा। अशोक गहलोत बहुत ही नज़दीक है गांधी परिवार को, और बार बार वो कहते हैं कि मैं वफादार हूँ गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति। वो जो कहते करते हैं, ये कैसे संभव है कि 90 विधायक यदि ये कह देते हैं कि हम नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, और बाकायदा लिख के देते, तो वो सब वही है जो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की नज़दीकी माने जाते। तो इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हुई होगी, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे कर कर खुलेगी। क्या गांधी परिवार भी इससे वाकिफ नहीं होगा? हमें लगता है जो सामने एक दिखाई दे रहा है ये कुछ अलग परिदृश्य है, और इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो चल रहा होगा कुछ अलग होगा। तो हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अब कहीं ना कहीं कमलनाथ निभाने वाले हैं। सचिन पायलट को मनाना ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा, उनके पास अनुभव है, उन्होंने अपनी सरकार को गवाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लापरवाही, इस गलती की सज़ा कोई दूसरी इसका आनंद ले जाए, भारतीय जनता पार्टी जिसकी नज़र पहले से लगी हुई। और इसीलिए कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को वहाँ बुलाना पड़ा है। पर कमलनाथ इस भूमिका में होंगे इसकी उम्मीद शरद जी बहुत कम। लेकिन आप पहले अपना घर ठीक रखिए, क्योंकि ये कब तक आप दोषी ठहराएंगे? अगर आप एकजुट हैं, आप मजबूत हैं, और हमने इतिहास देखा है कि जहाँ मुट्ठी भर रणबांकुरों ने भी अक्षौहिणी सेना के छक्के छुड़ाए हैं, तो कांग्रेस हर बार बीजेपी ही जिम्मेदार है इस फूट के लिए। अब क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट के इस द्वंद्व के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? बरा आशीष जी की एक टिप्पणी, और फिर मैं लौटूंगा एक मुकम्मल कमेंट के लिए, क्योंकि मसला कांग्रेस से जुड़ा है तो अवनीश जी ही उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पात्र हैं। जी आशीष जी, पहले आपकी टिप्पणी, फिर मैं आऊंगा अवनीश जी की तरफ। जी जी। देखिए, मैं कांग्रेस के जितने भी घटनाक्रम देखता हूं, तो मुझे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नौटंकी कंपनी अधिक नजर आती है। बड़े मजे की बात है कि जिसका कोई जनाधार नहीं है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस के राजपुत्र, और जिन लोगों के जनाधार हैं, सचिन पायलट हों, सिंधिया जी हों, हेमंत बिश्व शर्मा हों, गुलाम नबी आजाद हों, इस तरह के लोग धीरे धीरे पार्टी छोड़ के जाने की कतार में हैं। ये जो
आंतरिक लोकतंत्र की झूठी चादर में कांग्रेस अपने अंदर पनप रही इस परिवारवाद और इस राजशाही को दबाना चाहती है, उसके निरंतर परिणाम यही होते रहे। और एक परिवार है जिसकी आंखें खुलने का नाम नहीं है। तो राजस्थान में भी जो होने वाला है वो अंतोगत्वा होने वाला था, बहुत समय से दबा हुआ था और उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। असल में कांग्रेस को एक गांधी परिवार को बचाकर चलने वाला नाम का अध्यक्ष चाहिए, जैसा इन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय चलाया था। अब उसमें जब कुछ है नहीं तो अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके पास चीफ मिनिस्टरशिप भी रहे, और यही मूल मसला है। पर मूल मसला मुझे लगता है कि अब यह है कि जब तक राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो खत्म करेंगे, उससे पहले तक कांग्रेस बचेगी या नहीं बचेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी पर अगर मेरे कांग्रेसी मित्र अभी भी दोष मढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है, अपनी अंदर की सारी कमियों को भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ते रहें और अपने अंदर टूट फूट होते देखते रहें। मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ। अवनीश जी, स्थितियां बहुत पेचीदा हैं। मुझे याद आती है 80 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम कि जब वनडे में हम उतरते थे तो हमें मालूम है कि 46 गेंद में 16 रन बनाएंगे गावस्कर सर, पूरे सम्मान के साथ उनके प्रति। बेमिसाल बल्लेबाज हैं लेकिन अपनी शैली के बल्लेबाज हैं। तो वही होता था, 46 गेंद में 16 रन वो बनाते थे। अंत में जब हम हारने की कगार पे होते थे तो करसन घावरी जैसे कुछ बल्लेबाज होते थे जो कुछ आतिशी छक्के लगा के थोड़ा बहुत रोमांच पैदा करते थे। बाद में कपिल देव आए, फिर दादा आए, गांगुली, सौरभ गांगुली, और फिर MS धोनी, और फिर तो भारतीय टीम का चेहरा बदल गया। आपको भी कपिल देव चाहिए, आपको भी MS धोनी चाहिए, आपको भी विराट कोहली चाहिए। आखिर आप कब तक कमलनाथ जी के भरोसे, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में रेस्क्यू के लिए भी गिने चुने लोग हो गए हैं। जहां कहीं भी विवाद होता है अब कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम है जो वहां पर पहुंच सके मौके पे। यानी कमलनाथ जी खुद अपने जीवन की, राजनीतिक जीवन की एक बेहद कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान बांटती हैं ये चीज़ें कि उनको फिर इस मसले के लिए, क्योंकि कोई है नहीं। और जी देखिए शरद जी, आपकी सबसे पहले इस बात का मैं जवाब दूं। मैं इस बात की स्वीकारोक्ति करता हूं कि हाँ, ये है कि एक जो वरिष्ठ नेता हैं, जो खासकर जैसे कमलनाथ जी जिस तरह के नेता, उनकी स्वीकारोक्ति या यूँ कहें या कि हर दल में है। पूरे भारत के ये कह सकते हैं कि जो सम्मान कुछ नेता हैं उनमें से कमलनाथ जी के वरिष्ठतम नेताओं में से कुछ एक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई घटनाक्रम होता है तो कमलनाथ जी जाते हैं, तो मुझे लगता है उसमें शरद जी कोई बुराई नहीं, और इसको स्वीकार करने में भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारे कई जो वरिष्ठ नेता थे, अभी बात अच्छी आशीष जी ने जो कही है अभी हाल ही में कि अब इनको मतलब गुलाम नबी आज़ाद हों चाहे सिंधिया जो जनाधार वाले लग रहे हैं, मुझे लगता कल को अगर हमारा कोई दूसरा नेता सचिन पायलट या इनमें से, इन केस में से उदाहरण कोट कर रहा हूँ, चला जाए तो वो आज वो कह रहे हैं कि दोनों जनाधार वाले नहीं, हो सकता कल को ये भी जनाधार वाले लगे। ये राजनीति शरद जी। बाकी मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, देखिए आप इस स्थिति की तुलना मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते। ये सिर्फ कयास चल रहे हैं शरद जी कि 90 ने इस्तीफा दिया, कि 80 ने दिया, कि 60 ने दिया, ये कयास हैं। कहीं कोई इसमें आधिकारिक चीज कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, पहली बात। और ये बात समझे शरद जी, ये मैं तो कहता हूं यही तो भारत जोड़ो यात्रा का मूल मंत्र है कि जिस तरह से देखिए भारत जोड़ो, हमने पहले भी कहा कि कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये एक देश की, एक समाज की यात्रा है कि जिस तरह से देश निरंतर टूट रहा है। आप देखें, अगर कोई कहे कि हमने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, तो आप देखें हमारे बुजुर्ग नेता भी, अनुभवी नेता भी आप देखें बकायदा सम्मानित पदों पर है। आप अगर युवाओं की बात सर, करें, यही सवाल है कि आपका नेता, वो युवा नेता जो खुद, अगर कमलनाथ जी स्वीकार्य हैं तो माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी जी अभी स्वीकार्यता की चुनौती का सामना कर रहे हैं। संकट शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, एक चैलेंज है जो आता है, वो उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रूव करेंगे। ऐसे समय में आपके एक सीनियर लीडर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सबसे आगे हैं, क्या वो उनके एकजुटता इस यात्रा के प्रति करते हुए ये नहीं कह सकते, जीवन में क्या नहीं मिला आपको, मुख्यमंत्री के पद पर आप पहली बार नहीं हैं कि ये गया तो सब गया। आप जाते हुए अपने नामांकित व्यक्ति, राजनीति में देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा, ये हर जगह है। कर्नाटक में भी जब मुख्यमंत्री बीजेपी के जो रहे बहुत ही सीनियर येदियुरप्पा, वो भी आसानी से नहीं गए, लेकिन बीजेपी फिर भी इन टर्मोइल्स को हैंडल कर लेती है। आपके यहाँ थोड़ा सा खुलापन जो है वो मुश्किल पैदा करता है। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो एक बात स्पष्ट हो कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है,
और भाजपा में एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ये बेसिक फ़र्क है। और आप देखें हमारे शशि थरूर ने इच्छा जाहिर की तो वो भी लड़ सकते हैं। और आप एक कितनी अच्छी बात कही थी अशोक गहलोत जी ने कि वो जो पार्टी आदेश देगी मैं वो काम करूंगा। शरद जी आप देखें अभी की स्थिति में, आप देखें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा निरंतर कहती थी कि सिर्फ गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, वो उनकी बात यहाँ गलत साबित होती है। मतलब गांधी परिवार के व्यक्ति अगर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए हर कार्यकर्ता, हर नेता, इवन मैं खुद चाहता हूं कि राहुल गांधी नेतृत्व करें, लेकिन वो मना कर रहे हैं। आप मतलब वो नहीं बनना। यहाँ पर भाजपा की वो बात झूठी साबित होती है कि जो बार बार आरोप लगा। शरद जी ये आप देखें भाजपा कांग्रेस को लेकर इतनी चिंतित क्यों होती, उसका कारण सिर्फ है कि शरद जी के मूल मुद्दों से जनता का ध्यान क्या। अरे भैया कांग्रेस जैसे, ठीक है आप कह रहे हो, जैसे अभी कह रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी कि मध्य प्रदेश आते आते कांग्रेस खत्म हो जाए। अरे भैया आपको क्या करना है, आप अपने विभाग पर ध्यान दीजिए कि निरंतर गैंगरेप हो रहे हैं प्रदेश में, निरंतर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही, आप उस पर तो ध्यान देते नहीं है। आप रोज, आप हर पल हम पर टीका टिप्पणी करते हैं, कमलनाथ जी पर, राहुल जी पर छीटाकशी करते हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं शरद जी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चीज है। बाकी जहां तक राजस्थान की जो संकट कह लें या राजस्थान जो गतिविधि चल रही है सर जी, आप देखेंगे अगले 10 से 12 घंटे में सुबह तक आपको सारी तस्वीर साफ दिखेगी। और आप देखेंगे इसमें कहीं जो मध्य प्रदेश वाला जो आप दोहराव की जो हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां परिस्थिति अलग थी। वहां तो सिंधिया जी सीधे लेकर उड़ गए थे विधायकों को, यहां तो कोई विधायक नहीं गया। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है कांग्रेस का, यही तो लोकतंत्र है साहब। चलिए मनोज जी, ये जो दावा कर रहे हैं अवनीश जी, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि मध्य प्रदेश जैसा घटनाक्रम राजस्थान में नहीं होगा। और इसके पहले हमने देखा कि उसके दरवाजे पे आके राजस्थान, जब ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश जैसा घटनाक्रम लगभग 1 साल पहले वहाँ घटने जा रहा है, तो राजस्थान उससे बहुत सफलतापूर्वक निकल भी आया। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ सरकार एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ है। मध्य प्रदेश जैसा एक संकट नहीं है कि 4-5 विधायक भी इधर से उधर हुए कि सरकार पर खतरा आ गया। लेकिन फिर भी आपको क्या दिखता है, आगे की सिचुएशन क्या दिखती है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक निर्णायक जंग है अशोक गहलोत जी के बीच में और उसी के साथ सचिन पायलट के बीच में। और चूंकि एक पड़ोसी राज्य है, रोटी और बेटी दोनों के रिश्ते दोनों राज्यों के हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश के, और सचिन पायलट उस पीढ़ी के नेता हैं जिस पीढ़ी से ज्योतिरादित्य जी आते हैं, और बिल्कुल इसी की तरह अशोक गहलोत जी उस पीढ़ी से हैं जिससे कमलनाथ जी आते हैं, दिग्विजय सिंह जी आते हैं। तो वहाँ अगर कोई ऐसा अप्रिय घटनाक्रम होता है तो उसका असर क्या आप 2023 में मध्य प्रदेश में भी देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, आप जब 2018 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को तीनों जगह से हार मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी कर ली, छत्तीसगढ़ में स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही, राजस्थान में भी जैसा आप 1 साल पहले का जो जिक्र कर रहे थे वहाँ ऐसी परिस्थिति बनी और ऐसा लगा भी था कि शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के अंदर से ही कुछ चीज़ें ऐसी थी, शायद वो बात नहीं बन पाई। लेकिन एक मौका आप दे रहे हैं, यदि आप सोचने का मौका दे रहे हैं किसी व्यक्ति को जो आपके सामने है सचिन पायलट, तो फिर बार बार मजबूर मत कीजिए किसी व्यक्ति को। कांग्रेस के भीतर भी यह है कि जो बड़े हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े हैं, या तो कमलनाथ जी जैसा आपने जिक्र किया कि नए लोग तैयार ही नहीं हुए, अशोक गहलोत जी उनका कद इतना बड़ा हो गया कि उनके यदि मना करते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो 90 लोग इस्तीफा लेकर पहुंच जाते, तो आखिर ये चल क्या रहा। तो निश्चित रूप से एक चिंता की बात कांग्रेस के भीतर है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी तमाम परिस्थितियों पर नज़र रखे होगी, निश्चित रूप से रखे होगी। ऐसी कई चर्चाएं भी आ रही है और ऐसा कहीं हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आजकल ये नहीं है कि पार्टी के प्रति समर्पण है। यदि पार्टी के प्रति समर्पण है तो फिर अशोक गहलोत जी को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें लगता है कि वो सीधा कह देते ठीक है अध्यक्ष की कुर्सी आपको मिल रही है, आप अध्यक्ष पद संभाल लीजिए। तो हमें लगता है कुछ ना कुछ उसमें जरूर है और ये 2023 में कहीं ऐसी पुनरावृत्ति हो जाए जैसा आप कह रहे हैं 22 के भीतर जाते जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। आशीष जी, थोड़ा फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है लेकिन सच है, हम तब ज़्यादा मजबूत होते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिस तरह से उसने पहले T20 में बेहतरीन तरीके से भारत को डिफीट दी, लेकिन फिर अपनी कैपेबिलिटी पे भारत सामने आया, इंडियन टीम सामने आई और उसने जीत हासिल की। आपका अपोनेंट मजबूत होता है तो आप टोज पर होते हैं, आप बड़े अच्छे से बैटिंग की तैयारी करते हैं, आप तमाम फील्डिंग अच्छे से सजाते हैं और पूरे समय अप्रीहेंसिव रहते हैं, आशंकित रहते हैं, यार नहीं अंतिम गेंद तक खेलना है। कांग्रेस मजबूत होगी तो आप भी मजबूत होंगे, ये बिल्कुल सही बात है, ये एकदम 100% मजबूत बात है।
आज ठीक है कि कांग्रेस मुक्त का नारा दे दे बीजेपी या तमाम बातें कर ले, लेकिन ये आप भी मन से जानते हैं कि ये राजनीतिक मुहावरे हैं और इनका प्रयोग करना आपके लिए कंपल्शन है एक। लेकिन अंदर आप भी जानते हैं कि मजबूत विपक्ष यानी मजबूत सत्ताधारी दल, तभी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन चुनौतियों से निकले, इसीलिए फिर नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं और एक बेहद मजबूत बीजेपी, जो अटल जी का मुंबई में 25 साल बीजेपी के होने पर बयान था कि अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा, तो सूरज निकला। जी कहिए, इस पर आपकी राय, दार्शनिक सवाल है लेकिन उत्तर आपसे। जी 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 देखिए, आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं और आंशिक रूप से असहमत। ऐसा मैं पूरी शिद्दत से मानता हूं कि किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर कांग्रेस मजबूत हो इससे मेरी असहमति है। कांग्रेस मतलब परिवारवाद, कांग्रेस मतलब कमजोर नेतृत्व, लेकिन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, क्या आप चाहते हैं ये मजबूत हो? कांग्रेस का मतलब जी कांग्रेस विपक्ष, कांग्रेस का मतलब वो पार्टी जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू कर रखा है, 95 लाख रुपए चंदा ले रखा है और जिसने देश के हितों को गिरवी रखकर इस देश के युवाओं को व्यावसायिक हितों को बेच दिया। तो ऐसे में कांग्रेस को तो मजबूत नहीं होना चाहिए। हाँ, इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए और जनता समय समय पर कांग्रेस का विकल्प क्षेत्रीय दलों के रूप में ढूंढ के दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 1980 में बनी और आज इस देश का और इस विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। तो जनता ने निश्चित ही अपना विकल्प तैयार किया और आगे भी करती रहेगी। अवनीश जी कह रहे थे कि देखिए राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, तो मैं पूछना चाहता हूं अवनीश जी कि वो किस हैसियत से मात्र एक वायनाड के सांसद होकर, किस हैसियत से वो इस देश में पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, और जो अपनी संसदीय क्षेत्र को नहीं जोड़ पाया अमेठी हार गए, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पाया नित नए रोज नेता छोड़ते हैं, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं और चीन से एमओयू अलग दिखता है। तो ये आपस में जितनी भी विरोधाभासी बातें हैं वो कांग्रेस को ही मुबारक हो। देखिए, अगर कांग्रेस की टूटन का आधार जानना है तो उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ना जोड़िए। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस एक नेता आधारित दल है और जब जब कांग्रेस में नेतृत्व कमजोर होता है, कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटती है, केंद्र की, कांग्रेस टूटती है। 1967 से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह से लेके जो एक सिलसिला प्रारंभ हुआ, नीलम संजीव रेड्डी से लेके शरद पवार, ममता बनर्जी और अभी कुछ समय पहले हेमंत बिश्व शर्मा, जगन मोहन रेड्डी, सिंधिया जी, तो ये सबके सब उदाहरण है कि कांग्रेस का नेतृत्व जब कमजोर होता है, ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी नेतृत्व देने में असक्षम हो गए और जो सक्षम नेता है वो नित नए रोज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। जी अवनीश जी जवाब दीजिए। सर सबसे पहले कम तो वक्त है आपके पास। सर मैं तो पहले कहूंगा कि आशीष जी सबसे पहले अपनी थोड़ा बुद्धि, मैं कहूंगा इसमें अपनी जानकारी अपडेट करें कि इस देश, राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर चाहूं तो मैं भारत यात्रा कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं विरोधात्मक प्रतीकात्मक रूप से नरेंद्र मोदी जी, बड़ी चीज है। अब ये तो साहब आप सरकार से पूछेगा उनको जेट सुरक्षा आपने क्यों दे रखी है। आशीष जी जरा, अगर वही मैं वही बात बता रहा हूँ सर जी, अगर मैं और आप चाहें तो हम भारत यात्रा कर सकते हैं। मैं और आप चाहें तो हम राष्ट्रपति, चाहे अदालतें, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हम एक आदमी खड़ा होकर, देश का संविधान ही कहता है, विरोध कर सकते हैं, अपनी बात दर्ज करा सकते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वही प्रोटोकॉल देंगे किसी और नेता को जो राहुल गांधी को दे रहे हैं? बोलिए आशीष जी, आप बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं, अगर आप इस तरह की परिपाटी शुरू करना चाहते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे मुझे। जवाब दे दीजिए। नहीं सर, वो अपने टर्न पर सवाल खड़ा करें, वो ठीक है, जरा ये परिपाटी नहीं है। मैं वही कहना चाहता हूं सर, यही भारत जोड़ो यात्रा का मूल मंत्र है, जो भाजपा निरंतर तोड़ने का प्रयास कर रही, यही मूल मंत्र है। और ये जिनके पेट में दर्द हो ना सर, राहुल गांधी, ये पूरा जो हो रहा है सर, ये राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर इनके मोहन भागवत जी, मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन तक यात्रा खत्म होगी, इनके आधे से ज्यादा नेता मस्जिद में जाके कलमा और नमाज पढ़ते मिलेंगे। जिस तरह से सर विषय नहीं है, लेकिन मैं निवेदन बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये उस यात्रा पर बार बार भाजपा के पेट में मरोड़े उठ रही ना शरद जी, ये उसका कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजों के जवाब मैं दोनों पक्षों की तरफ विनम्रता से प्रणाम करते हुए, मैं संकेत भी नहीं कहूंगा क्योंकि उसका भी अधिकारी नहीं हो, लेकिन बड़े विनम्रता से उत्तर आने चाहिए उनके, कि अगर आपकी राहुल गांधी की यात्रा पे पूछा जाता है तो आपका विनम्रता से ये कहना क्या प्रभावकारी नहीं होगा कि इंतजार तो कीजिए, खत्म तो होने दीजिए यात्रा, फिर देखिएगा नतीजे।
फिर उसके बाद बात करेंगे हम। आप अगर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं कि वो क्या है, तो आप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या है। ये तो मुझे लगता है ये चीज़ एक बहुत अलग चीज़ है। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूँगा, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में चाहूँगा कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस समय खुद नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद जी का एक रास्ता ढूंढ रही है। जिस तरह अभी दोनों नेता मिले और वो भी कांग्रेस का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी है, एक बड़ा ऐसा वृक्ष अभी भी है जिसके नीचे एकजुट होने की कोशिश गैर भाजपाई विपक्षी दल करते हैं। फिर भी इन परिस्थितियों में आप देखते हुए क्या कहते हैं, किस तरह से 2023 और 24 का रण राजस्थान पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि इस टर्मोइल से कांग्रेस कैसे निपटती है? निश्चित रूप से 2023 के पहले राजस्थान में जो स्थितियां बनी है वो बिल्कुल साफ कर देगी कि तस्वीर क्या होगी। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उससे पहले हमने देखा संयुक्त मोर्चा जो एक अलग मोर्चे की तैयारी, उसमें भी तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार अगुवाई करने वाले हैं, पर कांग्रेस के लिए ये राजस्थान का जो मुद्दा है ये बहुत कुछ कहने वाला। निश्चित तौर पर ये बताएगा। देखिए, अगर राजस्थान आप अच्छे से हैंडल करते हैं, क्योंकि नहीं तो हेडलाइन सुर्खियां पूरी राहुल गांधी जी की यात्रा में राजस्थान रहेंगी, हर जगह उनसे पूछा जाएगा। कांग्रेस के लिए अब राजस्थान डू और डाई की बैटल है। कमलनाथ जी उसमें गए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ बेहतर नतीजे सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक का एपिसोड जो है वो कुनबे की कलह में ही बुरी तरह उलझा हुआ, परेशान करने वाला रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गंगा जल जला। नमस्कार।